3 सितंबर 2025, बीजिंग, चीन। एक बहुत बड़ी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, सन्नाटा। फिर कदमों की आवाज। हजारों कदम, सभी एक ही लय में। 12,000 सैनिक चीनी राजधानी की सड़कों पर एकदम सही कतार में मार्च कर रहे थे। उनके पीछे विशाल मिसाइलें सैन्य ट्रकों पर लगी हुई धीरे धीरे गुजर रही थीं, ताकि हर कोई उन्हें अच्छे से देख सके। ऊपर एक ऐतिहासिक बालकनी पर 3 आदमी ये सब देख रहे थे। शी जिनपिंग, चीन के नेता, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, और किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के तानाशाह, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उस दिन चीन ने दुनिया को जो संदेश दिया वो सीधा था। हम बड़े हैं, हमने खुद को हथियारों से लैस किया है, और अगर कोई हमें चुनौती देना चाहता है तो हम तैयार हैं। समुद्र के दूसरी तरफ एक छोटा सा द्वीप भी ये सब देख रहा था। 23 मिलियन लोग उन मिसाइलों, उन सैनिकों और उस ताकत के प्रदर्शन को देख रहे थे। 8 महीने बाद मई 2026 में उस द्वीप ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे चीनी सरकार गुस्से से भर गई। उसने वही किया जो चीन को सबसे ज्यादा नाराज करता है। पर इससे पहले कि मैं बताऊं वो क्या था, आपको समझना होगा ये द्वीप आखिर है क्या। ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जो चीन के तट से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। वहां 23 मिलियन लोग रहते हैं। इस देश की अपनी सरकार है, अपनी मुद्रा है, अपनी सेना है, चुनाव होते हैं। व्यवहार में यह एक स्वतंत्र देश की तरह काम करता है। समस्या यह है कि चीन इसे इस तरह नहीं देखता। चीनी सरकार के लिए ताइवान चीनी क्षेत्र है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, और एक दिन किसी न किसी तरह फिर से चीनी नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन ताइवान मना करता है। इसीलिए ताइवान जलडमरू मध्य, जो द्वीप और चीन के बीच 200 किलोमीटर चौड़ा समुद्री क्षेत्र है, आज दुनिया के सबसे तनावपूर्ण स्थानों में है। इस तनाव की गंभीरता समझने के लिए देखें चीन ने बीते 20 वर्षों में क्या बनाया है। इस तालिका को देखिए। 2005 में चीनी नौसेना के पास कुछ युद्धपोत थे, 2010 में और ज्यादा, 2015 में और भी ज्यादा, 2020 में ये जहाजों की संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई, अमेरिका से भी आगे। 15 साल से भी कम समय में चीन ने एक विशाल बेड़ा तैयार कर लिया। युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान वाहक पोत, एक ऐसी नौसैनिक सैन्य क्षमता जो पिछली पीढ़ी में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। ये ताइवान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि द्वीप पर बलपूर्वक कब्जा करने की किसी भी कोशिश के लिए समुद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। चीन को उस 200 किलोमीटर लंबे समुद्री रास्ते को पार करना होगा, सैनिकों, टैंकों, उपकरणों, सब कुछ के साथ। और जितनी बड़ी चीनी नौसेना होगी, यह उतना ही संभव हो जाता है, कम से कम कागज पर। लेकिन सिर्फ कागज पर, और आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे क्यों। चीन ने बेड़े का निर्माण करते हुए सीधे संदेश भेजना भी शुरू किया। दिसंबर 2025 में चीनी सेना ने ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। उन्होंने इस अभ्यास को एक नाम दिया, मिशन जस्टिस 2025। और जानते हैं उन्होंने क्या अभ्यास किया? एक नौसैनिक नाकाबंदी। ताइवान के चारों ओर समुद्र को पूरी तरह से बंद कर देना, द्वीप की आपूर्ति काट देना, जिसे लगभग हर चीज बाहर से आयात करनी पड़ती है, ईंधन, भोजन, मशीन के पुर्जे। समुद्र तक पहुंच न होने पर ताइवान घुटने लगता है। अभ्यास में चीन ने 130 विमान, 14 युद्धपोत और कई अन्य तटरक्षक जहाज भेजे। उन्होंने हवाई मार्ग बंद कर दिए, बंदरगाहों की नाकाबंदी का अभ्यास किया। ये ताइवान के चारों ओर 2022 के बाद से सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। और अभ्यास के बाद चीनी सरकार ने एक आधिकारिक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में चीन के नक्शे से निकला हाथ ताइवान को जकड़ती जंजीर पकड़े दिखाया गया था।
नाम, न्याय की जंजीर। संदेश साफ था, ताइवान ने ये सब देखा। जहाज, विमान, पोस्टर, अभ्यास, और फिर उसने वही किया जो चीनी सरकार को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। 8 मई 2026 को ताइवान के नेताओं ने मतदान किया और 25 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। इस संख्या की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए ये ऐसा है जैसे ब्राजील एक ही बार में पूरे एक सेना को लैस करने के लिए पर्याप्त हथियार खरीदने का फैसला कर ले। 25 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदे गए, जो खास तौर पर किसी भी चीनी आक्रमण की कोशिश को मुश्किल बनाने के लिए थे। इस पैसे का सच में खर्च होना, अनुबंधों पर हस्ताक्षर और संसाधनों का ट्रांसफर किसी भी राजनीतिक भाषण से कहीं ज्यादा मजबूत संदेश है। ये चीन को दिखाता है कि हम अपने अस्तित्व के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं और अमेरिका को कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि ताइवान किसी के आकर उसे बचाने का इंतजार नहीं कर रहा। और जानते हैं ताइवान इस पैसे से आखिर खरीद क्या रहा है? 2 सिस्टम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला है हिमार्स। नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। हिमार्स एक ट्रक है जिसके ऊपर मिसाइल लॉन्चर लगा होता है। ये दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन जो ये करता है वह असाधारण है। ये ऐसे मिसाइल दाग सकता है जो 300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं, वो भी बेहद सटीकता के साथ। 300 किलोमीटर, इसका मतलब है कि अगर कोई संघर्ष होता है तो ताइवान के पास चीनी तट के बंदरगाहों को निशाना बनाने की क्षमता होगी। जहां से आक्रमणकारी जहाज निकलेंगे, ताइवान उन्हें वही निशाना बना सकता है, इससे पहले कि वे जहाज अपनी जगह से हिले भी। सोचिए, अगर आपको दुश्मन के निकलने की जगह पता हो और आप वहां सटीक निशाना लगा सके, तो उसकी योजना शुरू में ही मुश्किल हो जाती है। हिमर्स ट्रक पर लगाकर एक जगह से फायर कर तुरंत दूसरी जगह से फायर करता है, जिससे इसे ढूंढना और नष्ट करना मुश्किल होता है। ताइवान ऐसे 80 से ज्यादा सिस्टम खरीद रहा है। इसके साथ उसके पास कुल मिलाकर 100 से ज्यादा हो जाएंगे। मारक क्षमता का ऐसा जमावड़ा जिसे कोई भी चीनी सैन्य योजनाकार नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा सिस्टम है जेवलिन। जेवलिन एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। एक सैनिक इसे अपने कंधे पर रखकर अकेले चला सकता है। मकसद ये है, अगर कोई चीनी युद्धवाहन ताइवान के तट तक पहुंच भी जाता है तो जेवलिन वहां उसे नष्ट करने के लिए मौजूद है, इससे पहले कि सैनिक उतरे। ये एक सस्ती, प्रभावी हथियार है और इसने हाल ही की एक और जंग में अपनी उपयोगिता साबित की है। यूक्रेन में जेवलिन ने सैकड़ों रूसी टैंकों को नष्ट किया है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे एक आम सैनिक चला सकता है और दसियों लाख डॉलर की मशीनों को तबाह कर सकता है। यही गणित चीन पर भारी पड़ता है। एक जेवलिन की कीमत लगभग $1,75,000 है। जिस टैंक को वह नष्ट करता है उसकी कीमत 2, 3, 4 मिलियन डॉलर होती है। इसे सैकड़ों वाहनों से गुणा करें जो एक संरक्षित समुद्र तट पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आक्रमण की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी जनरल इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, चीन ताइवान से बहुत बड़ा है, उसके पास एक विशाल सेना है, मिसाइलें हैं, विमान हैं, जहाज है। ऐसा लगता है कि बस समुद्र पार करना है ना? जरा अच्छे से सोचिए। समुद्र के रास्ते किसी द्वीप पर हमला करना ये सबसे कठिन और खतरनाक सैन्य अभियानों में से एक है, भले ही सेना कितनी भी बड़ी हो। आइए एक ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं जिसे हर कोई जानता है, डी डे। जून 1944, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के पास आसमान पर नियंत्रण, सबसे बड़ा बेड़ा और हजारों प्रशिक्षित सैनिक थे। और फिर भी तट पर उतरते समय सैनिकों को नावों से बाहर निकलकर पैदल समुद्र तट पार करना पड़ता था, दुश्मन की गोलियों के बीच खुले में।
हजारों लोग रेत तक पहुंचने से पहले ही मारे गए। फ्रांस का समुद्र तट समतल है, वहां प्राकृतिक सुरक्षा नहीं है। ताइवान अलग है। ताइवान में समुद्र तट है, लेकिन द्वीप के अधिकांश तट पर खड़ी चट्टानें और ऊबड़ खाबड़ जमीन है। ऐसे बहुत ही कम स्थान हैं जहां समुद्र के रास्ते सैनिकों को उतारना भौतिक रूप से संभव है, और ताइवान की सेना को ठीक ठीक पता है कि वे स्थान कौन से हैं। वे जगहें कड़ी सुरक्षा में हैं। इसके अलावा 150 किलोमीटर से भी ज्यादा खुले समुद्र को पार करना, जिसमें सैनिकों और उपकरणों से भरे जहाज हों, एक बहुत बड़ा साफ दिखने वाला धीमा और असुरक्षित लक्ष्य है। हिमार्स के साथ ताइवान उन जहाजों को तट पर पहुंचने से बहुत पहले ही निशाना बना सकता है, और जेवलिन्स किसी भी चीज का इंतजार कर रहे होंगे जो आखिरकार समुद्र तट तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये नहीं कि चीन कोशिश नहीं कर सकता, बल्कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि कोई जनरल स्वीकार नहीं करेगा। और चीन ये बात जानता है, इतना जानता है कि चीनी सेना के प्रशिक्षण शिविरों में ताइवानी हिमार्स की असली जैसी नकलें मौजूद हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि चीनी पायलट और ड्रोन ये अभ्यास कर सके कि इन लॉन्चरों को फायर करने से पहले कैसे ढूंढा और नष्ट किया जाए। ये चीन की तरफ से चुपचाप ये स्वीकारना है कि ये सिस्टम खेल की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन एक और वजह है, और भी गहरी, जिसकी वजह से चीन कभी भी ताइवान को बस यूं ही नष्ट नहीं कर सकता। ताइवान दुनिया के सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का 90% से भी ज्यादा उत्पादन करता है। ये चिप्स बिल्कुल हर चीज के अंदर होते हैं। आपका मोबाइल फोन, आपके परिवार की कार, हवाई जहाज, अस्पताल, सैन्य सिस्टम, सब कुछ। अगर ताइवान इन चिप्स का उत्पादन बंद कर दे तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, और चीन उन पहले देशों में से होगा जिन्हें इसका असर महसूस होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीन ताइवान को चाहता है, लेकिन उसे ताइवान को चालू हालत में चाहिए। द्वीप पर उसके आत्मसमर्पण तक बमबारी करना उसी चीज को नष्ट करेगा जिसे चीनी सरकार सबसे ज्यादा नियंत्रित करना चाहती है। यह एक ऐसा जाल है जिससे आसानी से बाहर निकलना संभव नहीं है, और यही एक और वजह है जो युद्ध के किसी भी फैसले के खिलाफ भारी पड़ती है। अब इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात आती है। तुम्हें बताने से पहले जरा अंदाजा लगाओ कि तुम्हें क्या लगता है कि अमेरिकी हथियारों के इस 25 अरब डॉलर के पैकेज को किसने मंजूरी दी थी? ताइवान की सरकार चलाने वाली पार्टी जो खुलेआम चीन के खिलाफ है, या विपक्ष, वो पार्टी जो ऐतिहासिक रूप से बीजिंग के साथ करीबी संबंधों की वकालत करती है? एक सेकेंड सोचो, ये विपक्ष था। ताइवान में चीन के प्रति सबसे सहानुभूति रखने वाली पार्टी ने ही देश के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी चाइना हथियार पैकेज मंजूर किया है। और इस बात पर ध्यान दो, इस वोटिंग से एक महीना पहले उसी पार्टी की नेता खुद बीजिंग गई थी और शी जिनपिंग से मिली थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव इतना था कि नजरअंदाज करना मुश्किल था। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया था कि उसे इस मंजूरी की अपेक्षा थी, और कोई भी ताइवानी पार्टी जो अमेरिकी हथियारों की खरीद को रोकती हुई दिखती, वो द्वीप के मुख्य सहयोगी के सामने खुद को बहुत नाजुक स्थिति में डाल रही होती। ये साहस का इशारा नहीं था, यह एक ठंडा फैसला था जो हित पर आधारित था, लेकिन व्यवहारिक परिणाम एक ही है। अब ताइवान के पास इस शस्त्रागार को खरीदने के लिए स्वीकृत धनराशि है। यह कदम अलग थलग नहीं था। क्षेत्र का करीबी पड़ोसी जापान ने 2025 के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सैन्य बजट घोषित किया, और मई 2026 में फिलीपींस में हुए सैन्य अभ्यासों में 7 देशों ने एक साथ समुद्र के रास्ते होने वाले आक्रमण पर प्रतिक्रिया देने का अभ्यास किया। अभ्यास के लक्ष्य चीनी उतराई वाले सैन्य वाहनों की प्रतिकृतियां थीं, वही वाहन जो सैनिकों को समुद्र तट पर उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते। चीन का नाम लेने की जरूरत नहीं थी, सब समझ गए थे। और इस तस्वीर को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा हुआ जिसने सबसे अनुभवी विश्लेषकों को भी चौंका दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप है,
11 मई 2026 को ताइवान के बजट को मंजूरी मिलने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा कि वे ताइवान को हथियारों की बिक्री का मुद्दा शी जिनपिंग के साथ बुधवार 13 तारीख को बीजिंग में होने वाले शिखर सम्मेलन में उठाएंगे। मेरे राष्ट्रपति शी से अच्छे संबंध है, आगे क्या होगा नहीं पता। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले ऐसा नहीं किया था। 1982 से एक अनौपचारिक समझौता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान को क्या बेचता है, इस पर चीन के साथ बातचीत नहीं करता। ये सीमा पहले कभी पार नहीं हुई थी, लेकिन ट्रंप ने उसे पार कर लिया। ताइवान के लिए ये घोषणा एक झटका थी, क्योंकि इसका मतलब है कि स्वीकृत हथियार सिद्धांत रूप में दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच सौदेबाजी की चीज बन सकते हैं, और चीनी सरकार के लिए यही वह था जो वे सुनना चाहते थे। चीन हमेशा कहता है कि ताइवान को अमेरिकी हथियार देना उकसावा है और अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए, और अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि शायद इस पर बात करना फायदेमंद हो सकता है। ये बहुत तनावपूर्ण समय है। ताइवान ने अब तक का सबसे बड़ा शस्त्रागार मंजूर किया है, लेकिन इसका भविष्य ट्रंप और शी की बातचीत पर निर्भर हो सकता है। सच्चाई ये है कि दुनिया बदल रही है और ताइवान जलडमरू मध्य, जो चीन और उस द्वीप के बीच की समुद्री पट्टी है, वह अब भी वह जगह है जहां यह बदलाव तय होगा। ताइवान ने हथियार खरीदे, चीन नाकेबंदी का अभ्यास कर रहा है, जापान फिर से हथियार बंद हो रहा है, अमेरिका दोनों तरफ है, और इन सब के बीच एक द्वीप पर लाखों लोग हर दिन यह जानते हुए जीते हैं कि वे सदी के सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक के केंद्र में हैं। असल में यह कहानी मिसाइलों या सैन्य बजटों की नहीं, बल्कि उस कीमत की है जो एक छोटी सी जनता आज़ाद बने रहने के लिए चुकाने को तैयार है, और उस सवाल के बारे में है जिसका जवाब दुनिया का कोई भी नेता निश्चित रूप से नहीं दे सकता। ये संतुलन कब तक बना रहेगा? बीजिंग में वह परेड वाकई प्रभावशाली थी, लेकिन प्रभावशाली और अजेय, ये दोनों बहुत अलग है। सवाल ये है, क्या इसका हल बातचीत की मेज पर निकलेगा या युद्ध के मैदान में? अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि चीन कभी ताइवान को बलपूर्वक लेने की कोशिश करेगा, या वह चुपचाप दबाव बनाना जारी रखना पसंद करेगा? अगर इस वीडियो ने आपको दुनिया में क्या हो रहा है ये समझने में मदद की है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी समझना चाहता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ऐसा बहुत सारा और कंटेंट आने वाला है। अगले वीडियो में मिलते हैं।